हेलो दोस्तों, तो देखो यार, लास्ट क्लास में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था और आज हम लोग अपने इस लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ज स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं तो लास्ट टॉपिक में हमने बॉन्ड फिजन के बारे में पढ़ा, जिसमें दो टाइप का बॉन्ड फिजन होता है, एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। इसके बाद हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा था। तो उम्मीद है यार आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज हम लोग बात करते हैं चार्ज स्टेबिलिटी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं, चार्ज स्टेबिलिटी। चार्ज स्टेबिलिटी, तो देखो यार, चार्ज स्टेबिलिटी में क्या है, मतलब कोई भी माइनस चार्ज या प्लस चार्ज। पहले मैं रूल्स लिख देता हूं ना, उसके बाद फिर मैं एग्जांपल के हेल्प से आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। रूल्स, इसमें पहला रूल्स कहता है नेगेटिव चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड negative charge favors on more electronegative atom and positive charge favors on less electronegative atom। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है, फेवर करता है, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट पॉइंट था। second point, along the period electronegativity dominates over charge size, while down the group size dominates over इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी जस्ट मैं लिख रहा हूं, अभी एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के हेल्प से। थर्ड पॉइंट, चलो इतना, ये दो पॉइंट में आपका काम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए मैं वो पॉइंट को नहीं लिख रहा हूं। अब मैं इसी पॉइंट को एग्जांपल का हेल्प से समझने वाला हूं, तो ध्यान देना इधर। अब चला डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ओके, चलो व्हाइट पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के हेल्प से, कार्बन पे माइनस, CH3 पे माइनस, ओके, NH2 पे माइनस, OH पे माइनस, F पे माइनस। पहला सवाल मेरा यही है कि माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहां है, ऑन विच एटम नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये चार स्पीसीज दिया, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहां स्टेबल होगा, यही आपको बताना है। कैसे बताएंगे? तो देखो, सबसे पहले चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है। चार्ज क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज है। ओके, नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ना, वो किस एटम के ऊपर है। पहले ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज किस एटम के ऊपर है, किस एटम के ऊपर है, चलो देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ फ्लोरीन के ऊपर है। क्लियर है चीज? अब आपको नेक्स्ट जो देखना है ना, वो ये कि ये जो एटम है, ये मतलब सेम पीरियड के एलिमेंट है, एटम है, या सेम ग्रुप के हैं। यदि मान लो सेम पीरियड के एलिमेंट हुए, एक ही पीरियड के एलिमेंट हुए, तो अपने को कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? पहला वाला रूल क्या कहता है? अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स ओवर साइज। और यदि सेम ग्रुप के हुए तो डाउन द ग्रुप साइज डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कैसे चेक करेंगे किसका स्टेबिलिटी ज्यादा कम हुआ, अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज को। पहले ये तो समझ लिए ना कि कब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से डिसाइड करना है चार्ज की स्टेबिलिटी को, और कब हमें साइज देखकर डिसाइड करना है स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज को। ये चीज समझ में आया ना? जब भी बात हो, एक ही पीरियड की बात चल रहा हो, तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। जब एक ही पीरियड की बात चल रही हो तो आपको साइज देखना है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, सेम पीरियड के एलिमेंट के ऊपर है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब एक ही पीरियड के है ना? है।
तो अब निगेटिव चार्ज कौन सा फैक्टर यहाँ पे देखना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई डाउट तो नहीं। अब क्या लिखे थे रूल में, क्या लिखे थे, नेगेटिव चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब नेगेटिव चार्ज फेवर कहां करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। अब बता दे यार इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, बता सकते हो ना, डेफिनेटली कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बताओ, डेफिनेटली यार फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद रखना, तुम लोग को पहले भी हम बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में, इसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम में भी तुम लोग को हम बताए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद रखना ये सबका। फ्लोरीन का कितना होता है 4, और OH माइनस में ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5, ये याद रखना पड़ेगा। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, मतलब नेगेटिव चार्ज विल बी मोस्ट फेवर्ड ऑन फ्लोरीन माइनस, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, F माइनस। देन आफ्टर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा फेवर करेगा, क्यों, ऑक्सीजन बाकी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसके बाद आया OH माइनस, देन आपका NH2 माइनस, और देन क्या आ जाएगा CH3 माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर क्यों देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान में, क्योंकि ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, इसलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देख रहे हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर ना ये चीज, चलिए गुड। एक और सवाल लेते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल है, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। यहां पे आपको बताना है अगेन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस आयंस, मतलब कौन सबसे ज्यादा कम स्टेबल है, तो आप बताना है। अगेन सबसे पहला काम होगा आपको पहचानना कि जो एलिमेंट्स दिए हैं, जो एटम्स दिए हैं, वो सेम पीरियड के एटम्स हैं या सेम ग्रुप के एटम्स हैं, बता सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के सभी सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। यदि सभी के सभी सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको क्या देखना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज, डेफिनेटली साइज देखना होगा। ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया ना पॉइंट्स रूल्स में। तो चलो अब देखो होता क्या है, फ्लोरीन माइनस का क्या होता है ना, साइज बहुत छोटा होता है, क्लोरीन माइनस का साइज थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन माइनस का हम बात करें तो साइज थोड़ा और बड़ा होगा, और आयोडीन माइनस का बात करें तो और भी बड़ा होगा। अच्छा एक चीज, फ्लोरीन माइनस F माइनस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा वैलेंस सेल में, कहां पूछ रहा हूं, वैलेंस सेल में फ्लोरीन माइनस F माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखो कितना हो जाएगा, जरा सोचो और बताओ, साइज से बताना। F माइनस फ्लोरीन का यदि हम लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,7, 9 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2,7। F माइनस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, मतलब 2,7 था, अब क्या हो जाएगा 2,8, मतलब कि वैलेंस सेल में फ्लोरीन माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, गुड, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, Cl माइनस की यदि हम बात करें तो अगेन Cl माइनस, तो पहले हम लोग Cl पे देख लेते हैं। Cl का इलेक्ट्रॉनिक काउंट 2,8,7, इसका कितना जाएगा 2,8,8, माइनस साइज का मतलब अगेन इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो 7 से 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, गुड यार। तो इस तरह से यहां पे भी देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस सेल में। ब्रोमीन माइनस, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, सेम ग्रुप से यदि बिलोंग करे तो सभी के वैलेंस सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज सभी के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन, और सबके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, मतलब सभी के वैलेंस सेल में अब कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका। क्लियर, गुड। तो यहाँ पे Br माइनस के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8, यहाँ पे आयोडीन माइनस के ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूं ना कि सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज की वजह से देखो यार होता क्या है, स्टेबिलिटी क्यों चेंज हो जाता है। फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, देख सकते हो ना, छोटा बनाया हूं, ठीक है ना, छोटा एटम है, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना ना यहाँ मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझ यार, फ्लोरीन का घर छोटा है, उस छोटे से घर में 8 लोग रह रहे हैं, तो छोटे से घर में 8 लोग रह पाएंगे ज़्यादा समय के लिए, नहीं रह पाएंगे, उसमें झगड़ा होता रहेगा। तो बस यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन इज जस्ट लाइक झगड़ा। क्लोरीन का साइज थोड़ा बढ़ गया, साइज बढ़ गया मतलब घर का साइज बड़ा हो गया, तब 8 लोग थोड़ा आराम से रह सकेंगे, सुकून से रह पाएंगे।
ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, 8 लोग और आराम से रह पाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन और कम हो जाएगा। और आयोडीन का साइज तो इतना बड़ा है कि भाई 8 छोड़ 10-12 भी आके रह सकता है, ऐसा है। मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल आयन कौन है यहाँ पे? डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा? I- हो जाएगा। क्लियर? क्यों? साइज यार सबसे बड़ा है, 8 इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से अपने में एडजस्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे स्टेबल आयन जो है वो I- होता है। तो यहाँ पे यदि मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा? सबसे स्टेबल I-, देन Br-, देन Cl- एंड लास्ट में हो जाएगा F-। ध्यान रखना है आपको। क्या? यदि एक ही पीरियड के अलोंग हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से आंसर बताया जाएगा, और सेम ग्रुप में यदि एलिमेंट हुआ तो ऐसे में आपको साइज देखना है। गलती तो नहीं करोगे ना? गलती नहीं करना। चलो, तो ये हो गया। अब इसी में हम लोग एक दो और छोटा सवाल कर लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C-, CH2 डबल बॉन्ड CH- एंड CH3 CH2-। चलो, सवाल यही है हमारा। CH ट्रिपल बॉन्ड C-, CH2 डबल बॉन्ड CH-, CH3 CH2-। माइनस चार्ज सबसे ज्यादा फेवर कहाँ करेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा माइनस चार्ज? बताना है आपको। जल्दी से बताओ, वीडियो को पॉज करो और देखो यार तुम्हारा आंसर हमारा आंसर सेम होता है या नहीं होता है, और कमेंट में कमेंट करके भी बता देना। चलिए अब मैं देखता हूँ, देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है यहाँ पे। C पे माइनस, C पे माइनस, C पे माइनस, हर जगह भाई C के ऊपर ही माइनस है। अब तक तो जब सर आप रूल बताए कि भाई सेम पीरियड में एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, सेम ग्रुप में रहा तो साइज देखना है। यहाँ तो भाई एलिमेंट सेम है, एटम जो दिया गया वो कार्बन कार्बन कार्बन, हर जगह कार्बन है, तब फिर क्या देखें? तो देखो यार क्या देखना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देख पाओगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट है हर जगह। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड के साथ कार्बन लगा है, दैट इज sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्डेड से कार्बन लगा है, sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे ट्रिप सिंगल बॉन्ड से लगा है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp sp2 sp3 अब बताने की जरूरत नहीं यार, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर यहाँ तक। अब तुम लोग हम बताए थे कि यार ये जो हाइब्रिडाइजेशन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होता है, नहीं यदि पता था तो अब पता कर ले। दो चीजें, यदि नहीं पता था तो आप डायरेक्ट याद कर ले, रट ले, जो भी कर सकते हो करो। पहला चीज, यदि कार्बन कहीं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन यदि कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp3 हाइब्रिडाइज। क्यों ऐसा? तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा फार्मूला था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन। यहां देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड तो है, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा, और ये नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या होता है? अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में है। यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखो तो एक सिग्मा और एक लोन पेयर। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि यार ये हर जगह यूज में आएगा, हर जगह यूज में आएगा, तो इसलिए मैं दोबारा अगले बार से बताऊंगा ही नहीं, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम बता रहा हूँ। तो नोट करके तुम लोग हेडलाइन में एकदम अच्छे से डब्बे में बंद करके इसको रख लेना इस चीज को। हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहां पे देखो यार ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है, मैं बच्चों की तरह लिख देता हूं यार, एक सिग्मा 2 पाई। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए उनको भी दिक्कत नहीं आएगा। और सिंगल बॉन्ड रहा तो ऐसे में एक सिग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ एक सिग्मा है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक लोन पेयर, तो एक और एक दो के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp होता है। यहाँ एक ये और एक H के साथ सिग्मा बॉन्ड आएगा और एक माइनस चार्ज के कारण लोन पेयर आ गया, तो 1 2 3 3 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp2। या एक तो सिग्मा बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp3 आ गया। तो sp sp2 sp3 वैल्यू भी याद रखना है। sp हाइब्रिडाइज्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.25, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, मतलब s कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। मैं लिख देता हूं यहां पे नोट करके, ये भी पॉइंट को लिख लेना तुम लोग भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विथ s कैरेक्टर। s कैरेक्टर जैसे यहां पे s कैरेक्टर देखा जाए तो कितना है? 50% s कैरेक्टर है।
यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो गया 1/3 इंटू 100 दैट इज 33.33% एस कैरेक्टर है। यहाँ पे देखा जाए तो 1 बाय में टोटल 4, ये सब कैरेक्टर निकालने जानते होगा, केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे। फॉर 50% एस कैरेक्टर, सॉरी 25% एस कैरेक्टर है। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद एस कैरेक्टर। ये सब बेसिक बातें मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता होगा अब आपको याद रखना ये सब चीजें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो होता है 2.75 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। अब सबके सब एक ही पीरियड के एलिमेंट हम बोल सकते हैं, सबके सब कार्बन है, तो हम लोग क्या दें, साइज में तो चेंज आ नहीं रहा, तो सिंपली हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड कर लेंगे भाई माइनस चार्ज कहाँ फेवर करता है, माइनस चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि सबसे स्टेबल एनायन कौन हुआ, पहला वाला। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा स्टेबल है वो है फर्स्ट वाला, देन सेकंड, देन थर्ड, 1 देन 2 देन 3। याद रखना, यहाँ तो अभी मैं एक क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ, आगे चलकर ये थ्योरी में यूज होगा, तो फिर वहाँ मत पूछना कि ऐसा क्यों हुआ सर, वहाँ मैं नहीं बताने वाला, इसलिए फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं बता दे रहा। नोट कर लो यार तुम लोग, और याद भी रखना ये सब चीज़, नहीं तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स आने वाला है। पहले ही बता दिया हूँ टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने 3 तरह के क्वेश्चन देखे। फर्स्ट में क्या था, डिफरेंट एलिमेंट्स थे, सेम पीरियड के एलिमेंट थे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड, सेम ग्रुप के एलिमेंट थे, तो ऐसे में साइज फैक्टर। थर्ड थे, सेम एलिमेंट सेम ग्रुप, जो बोलना है बोल लो, बस हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा था। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर के साथ बढ़ता है। याद रखना यार ये वैल्यू को, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो 3.25, डबल बॉन्ड के साथ हो तो 2.75, और सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो 2.5 होता है। क्लियर? एक दो छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। आपको इसी दोनों में बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। एक CH3OH2 प्लस है, एक CH3NH3 प्लस है, ठीक है ना। इसी में आपको बताना है कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। चेक करो और बताओ। एक और पॉइंट मैं लिखा नहीं था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा रुको, चलो इसको भी रहने दो। हाँ चलो, यही आपके पास सवाल है, इसे में आपको बताना है कि इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। यहाँ पर CH3OH2 प्लस और वहाँ CH3NH3 प्लस है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो और थोड़ा सोचो और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो यार, अब मैं बता देता हूँ, दोनों जगह प्लस चार्ज है, प्लस यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर है, वहाँ प्लस चार्ज किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। सबसे पहले क्या देखना होता है, सेम पीरियड के हैं या सेम ग्रुप के हैं। तो क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, सेम पीरियड के एलिमेंट है, दिक्कत तो नहीं, गुड। सेम पीरियड का एलिमेंट है, सेम पीरियड का एलिमेंट है तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, चलो गुड। अब लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यार ऑब्वियसली याद होगा तुम लोगों को, पॉजिटिव चार्ज फेवर्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑब्वियसली नाइट्रोजन है यार, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस पॉजिटिव चार्ज इज मोर फेवर्ड ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। मतलब यहाँ पे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं ना? उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं करता। सवाल आगे करने से पहले मैं छोटा सा तुम लोग को एक नोट्स बता देता हूँ लिखकर, क्या स्पेशल है, या फिर तुम लोग एक काम करना, रूल्स में ही ऐड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। रूल्स में जो बताया था ना ऊपर, उसी रूल्स में यहाँ ऐड कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट यहाँ पे जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, तुम लोग बाद में ऐड कर लेना। चलो देखो क्या नोट्स है। यदि मान ले 2 हम स्पीसीज लिए, एक में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक ऐसा एटम स्पीसीज है जहां सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, समझ रहे हो।
मतलब एक ऐसा स्पीसीज ले लिया हम जहाँ के सभी आइटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, और एक दूसरा स्पीसीज है जहाँ एटम के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट है। तो ऐसे में जो कंप्लीट ऑक्टेट वाले स्पीसीज है ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्पीसीज से। मतलब समझ, मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, उसके बाद अच्छे समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल की हेल्प से भी मैं समझाऊंगा। स्पीसीज विथ all atoms having complete octet are more stable species with all atoms having complete octet are more stable than species having incomplete octet। मतलब समझ रहे हो, मान लो यार दो स्पीसीज है, एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें सभी आइटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, और एक दूसरा स्पीसीज है जिसके पास एक ऐसा आइटम है जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है। तो ऐसे में जो कंप्लीट ऑक्टेट वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। समझते हैं इसको एक एग्जांपल के हेल्प से। एक ये स्पीसीज है, एक ये स्पीसीज है। आपको बताना है इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कैसे बताओगे? तो देखो यार, गलती हो सकता है आप लोगों से, गलती कर सकते हो। कैसे आप लोग गलती ऐसे कर सकते हो ना, अभी आपको जो रूल बताया था पॉज, पहले तो यार आप देखोगे प्लस चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, यहाँ पे प्लस चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। आपका दिमाग क्या चलेगा, भाई सेम पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन सेम पीरियड के एलिमेंट है, अपने को देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज फेवर्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब प्लस चार्ज विल बी मोर फेवर्ड ऑन दिस कार्बन, मतलब ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। यदि ऐसा सोच रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पेशल यहाँ पे नोट्स लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल और क्या डिफरेंसेस है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैं बिल्कुल हर एक चीज़ को एकदम क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे CH3 CH2 प्लस ये हो गया, और CH3OH2 का थोड़ा स्ट्रक्चर में देख लेता हूँ। OH2 प्लस, अच्छा मुझे बताओगे OH2 प्लस कैसे बनता है? कैसे बनता है OH2 प्लस? ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज कैसे आ गया? देखना समझना, यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो समझ लो यार। CH3 पहले OH रहा होगा ये, और फिर ये H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। जब भी OH2 प्लस बना रहा हो या NH2 NH3 प्लस बना रहा हो तो ये कैसे पॉसिबल होता है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता है H प्लस को, तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, या फिर नाइट्रोजन रहा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब CH3OH H प्लस के साथ आया कॉन्टेक्ट में, CH3OH2 प्लस बना देगा। जो बात मैं बताना चाहता हूं ना, उस चीज को जरा समझना। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पे ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इस चीज को मुझे जानना है। यहाँ पे बॉन्ड तो बना दिया, OH2 प्लस बन गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस ऑक्सीजन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन। अभी आप देखकर क्या बोलोगे, कितना इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास? एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड। तीन सिंगल बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, यही लग रहा है ना देखकर, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसी चीज को यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जरा बताओ पहले मुझे, इस ऑक्सीजन के पास कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ कितना लोन पेयर प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन के ऊपर? तो देख पाए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 2,6 सही होता है ना। तो 2,6 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया ऑक्सीजन, एक इधर शेयर किया, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2 पेयर बच गया। H प्लस आया तो H प्लस को अपना इसने एक पेयर दे दिया, एक पेयर जैसे दे दिया तो एक पेयर तो अभी बचा हुआ है ना ऑक्सीजन के पास, है ना बचा हुआ। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब 6, सॉरी 3 सिंगल बॉन्ड 6, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा था 6 और 2 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे कार्बन के पास बताओ, क्या यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर, सॉरी यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास एक भी? नहीं। कार्बोकेटाइन कल ही बताया था ना कि यार जो आज आप लोग पढ़ रहे हो उसका यूज अगले क्लास में होगा, जो अगले क्लास में पढ़ोगे उसका यूज आपके अगले क्लास में होगा।
कार्बोकैटायन के बारे में बताया था आप लोगों को। तो देखो यार आज यूज आ गया। कार्बोकैटायन में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है यार? 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, 4 में से एक इधर एक इधर एक इधर, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है वो दूसरे को दे देता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। देख लेना यार, यदि नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था GOC1 उसे देख लेना, समझ में आ जाएगा। GOC दैट इज जनरल ऑर्गन केमिस्ट्री। हाँ, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी ये कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कि यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में देख रहे सभी आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, दिख रहा है? ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, सभी आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले में देखेंगे तो क्या देख रहे हैं? 8, लेकिन इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इसीलिए सबसे पहले जो फैक्टर होता है ना, वो ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाला फैक्टर होता है, जो कि स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। जहां सभी आइटम के ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे? जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला स्पीसीज है, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला स्पीसीज है, तो आग बंद करके इसे मोर स्टेबल कर देंगे, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो सब फंडा नहीं लगा ना, इसीलिए तुम्हें लिखना होगा ना, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इसी रूल को। यदि आप अभी तक नहीं नोट किए थे तो नोट करोगे ना, तो सबसे पहला रूल इसको प्रायोरिटी इसको दे देना, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला रैंक, मतलब रूल नंबर 1। सेकंड फिर सेकंड आप ऐसा करना, सुनो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर सीक्वेंस बता देता हूँ किसको किसको प्रायोरिटी कैसे देना है, तो आपको लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देना, मतलब सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट वाला देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप ये रूल को देख लेना, सेकंड इसको दे देना, और इस वाले पॉइंट को है ना आप लोग थर्ड कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाय द वे, अब जितना एग्जाम्पल मैं बता दिया ना, इतना ही एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होगा आगे यदि कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बाय द वे, अभी चार्ज स्टेबिलिटी जो मैं बताया हूँ ना, इसका भी बहुत लंबा लंबा लेक्चर चलने वाला है। मतलब चार्ज स्टेबिलिटी का नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आगे जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, जब आगे हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, जब हमें रेजोनेंस का नॉलेज हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का नॉलेज हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का नॉलेज हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे चार्ज स्टेबिलिटी को हम लोग अलग अलग तरीके से फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन जो बेसिक्स जो नॉलेज है ना, ये चार्ज स्टेबिलिटी का, ये हर जगह यूज होगा। लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट इसके बाद पढ़ लेंगे तो फिर हमें दोनों को मिक्स करके यूज करना पड़ेगा। मतलब जो ये चार्ज स्टेबिलिटी का रूल पढ़े और जो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। और मोस्ट डोमिनेटिंग हमेशा यही वाला रूल होता है, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये रूल हमेशा बाकी इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। हो सकता है जो मैं अभी बोल रहा हूँ तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक मैं एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करूंगा नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना? बाय द वे, आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना फिलहाल याद रखो, अपने दिमाग में सेट रखो, ठीक है? तो चार्ज स्टेबिलिटी पे कुछ यही मतलब जो पॉइंट्स थे आपको याद रखनी है। मैंने क्वेश्चंस भी छोटे छोटे आपके लिए करवा दिया ताकि आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में एंटर कर जाएंगे, ठीक है? तो वो लेक्चर को भी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।